वेलकम बैक। मैं लवकेश साहा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये लास्ट प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा अंतर्दृष्टि अधिगम। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, सक्रिय अनुकूलन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका परस्पर शिक्षण। देखो पारस्परिक शिक्षण में हो सकता है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है आपका। और संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास ये भी नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है आपका, वही यहाँ ठीक है कि पारस्परिक शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण मतलब देखकर मतलब देखकर के आधार पर सीखना। कल्पना के आधार पर तो नहीं है क्योंकि सामने देख रहा है चीज़ों को। तर्क के आधार पर भी नहीं है क्योंकि बच्चा कुछ तर्क नहीं कर रहा, वितर्क नहीं कर रहा। और अनुकरण के आधार पर कि दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसे करके सीख रहा है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन सा या फिर कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादा चोरियों में और जो गैर कानूनी कार्य हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व आपको देखते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि रोड पर जो है चोरी चकारी है, जो भी गलत काम है, चाहे वो कुछ भी काम हो, आपने देखा होगा कि ऐसे कामों में जो है बच्चे जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वो क्यों हो सके ऐसा? उसके क्या रीज़न क्या है उसके? पहला पारस्परिक कारक, दूसरा है सामाजिक कारक, तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक और चौथा है सामाजिक कारक। तो एक बच्चे के इन घटनाओं में, इन चीज़ों में, गैर कानूनी कार्यों में इन्वॉल्व होने के ये सभी कारण हैं। वो अलग अलग तरीके से, जैसे किसी के परिवार के लोग ज़्यादा अच्छे नहीं है, पेरेंट्स का ध्यान तो जाना, ठीक है, इस तरीके से समाज में उनको वैल्यू ना मिलना बच्चों को, तो वो समाज से अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, इसलिए समाज से वो अलग हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं और सामाजिक कारक। अच्छा, डी जो ऑप्शन है वो दोबारा यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो टीचर क्या करेगा स्टूडेंट का जो है अनुभव प्राप्त करने के लिए? शिक्षण का परंपरागत तकनीक अपनानी चाहिए। शिक्षण के लिए केवल एक विधि तो नहीं अपनाएंगे, आपको पता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा विधि को यूज़ करोगे उतने अच्छे से सीखेगा बच्चा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, शिक्षण के विभिन्न तरीकों को जो है अपनाएंगे ताकि बच्चा ज़्यादा सीख सके। क्योंकि एक तरीके का अपनाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा एक टाइम पर आने पर। लेकिन जब वेरियस मेथड का यूज़ करेंगे हम तो बच्चा वहाँ पर इन्वॉल्व होएगा। ठीक है ना, आपके साथ गतिविधियों में। कभी आप परियोजना कार्य से पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं आप उसको अलग तरीके से पढ़ा रहे हो तो उसका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है आपकी तरफ बढ़ी रहेगी। ठीक है, बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता का द्वारा सफल हो सके? मतलब आप ऐसी कौन सी विधि को यूज़ करोगे जिसमें वो जो वंचित जो बच्चे हैं वो शिक्षा में इन्वॉल्व हो सके और अपनी भागीदारी को निभा सके। ठीक है, मेथड आप यूज़ करोगे लेकिन भागीदारी किसकी बढ़ेगी? बच्चों की बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन आपका, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। थर्ड ऑप्शन है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। और फोर्थ है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो ना ही आप उनसे सोचो कि उनकी मतलब उनसे आपको उच्च अपेक्षाएं हैं कि आप उनसे ज़्यादा आशा करते हो। ठीक है ना, उच्च अपेक्षाएं मतलब आशा करना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि मैं ये आशा करता हूँ आपसे बच्चों से कि आप जितना सीख रहे हो उससे ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो उन पर दबाव बन जाएगा। ठीक है ना, और जो दबाव है ये गलत है, बच्चे की जो है अचीवमेंट उसको कम कर देगा, सीखने की क्षमता को कम कर देगा। क्योंकि बच्चे में फेल होने का है ना, या फिर टीचर की उम्मीदों पर ना खड़ा उतरने का डर पैदा हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं।
फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो आप ऐसा करोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जो भी उनकी एबिलिटी है ना, जितनी बच्चे की क्षमता है, आप उसको बताओ कि बेटा तू इस चीज़ को कर सकता है। अब ये चीज़ कैसे करोगे, आप किसी मेथड का यूज़ करोगे, कोई प्रॉब्लम दोगे बच्चे को, है ना, और बच्चे को लग रहा है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो उसको करने लगा तो उसने ये जाना कि मुझे टीचर की हेल्प थोड़ी बहुत लेनी पड़ी और बाकी की जो है मैंने इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लिया। तो वहाँ पर बच्चे में एक पॉजिटिविटीनेस आ जाएगी कि यार मैं टीचर की हेल्प थोड़ी बहुत लेकर कर सकता हूँ, तो मैं इसको बिना हेल्प के भी कर सकता हूँ, और मुझे जो कार्य बिना हेल्प के या फिर बिना करे कठिन लग रहा था उसको मैं करने में सक्षम हुआ। तो टीचर क्या करेगा, उनके बच्चे में जो क्षमता है उनमें विश्वास हो जाएगा कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही होगा। और जो आपके और ऑप्शन है, पढ़ाए जाने वाले विषय में अपने आप रुचि विकसित, मतलब अपनी रुचि विकसित करना, तो ये होगा नहीं। और ये भी तुलना करना, ये आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों को के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो कौन सा सिद्धांत है वो, ठीक है। तो आपको बताना है, पहला अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा अनुकरण का सिद्धांत, और चौथा अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सही होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब बुद्धिमान बच्चे का लक्षण जो नहीं है आपको वो बताना है। पहला वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। देखो, रटने की क्षमता बोल दी तो मतलब है कि उससे एक बहुत जल्दी याद भी आता है और बहुत जल्दी भूल भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लक्षण नहीं है, तो यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। वह जो पर कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ये तो लक्षण है। थर्ड ऑप्शन है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण। और फोर्थ है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, तो ये भी है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो निबंध को बहुत जल्दी रट लेता है, ये एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो नहीं वाला पूछा था कि रटने की क्षमता है ना बच्चे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं वाला फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है भाई, आपको बताना है, जिससे बच्चे में ये जो भाव है वो पैदा किए जा सकते हैं, वो पैदा किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथा आपका प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। अब कहाँ स्थित है, तो यदि आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला ऑप्शन आपका शिमला में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है देहरादून में, और फोर्थ है आपका दिल्ली में। तो जो ये राष्ट्रीय आपका दृष्टि बाधित जो संस्थान है देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना कोई डैश और सीधी डैश होती है, बल्कि है जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। तो सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो आसान और सीधी प्रक्रिया होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, सीखना कोई कठिन और सीधी प्रक्रिया नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, सीखना कोई कठोर और सीधी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं है, कि आसान और आप सीधे तरीके से सीख रहे हो। आपको यहाँ पर आसान प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें आपको देखते हो कि आप एकदम नीचे की तरफ जा रहे हो, जो आपका कर्व बनता है, और आप एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, ये कर्व ऊपर नीचे जाता रहता है। प्रोग्रेस होती है लेकिन वो ऊपर नीचे जाके इस तरीके से होती है प्रोग्रेस जो आपकी होती है, ठीक है। और सीधी प्रक्रिया नहीं है। सीधी प्रक्रिया मतलब नहीं है क्योंकि एकदम से आप एकदम ऊपर चले गए, नहीं, ये थोड़ा कर्व जो है ऊपर नीचे जाकर घूम के इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, वही ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, ये तो होगा नहीं। और फोर्थ ऑप्शन, बच्चों में क्रोध की भावना का जागर करने में। तो आपको पता है थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं, बच्चे आपको दो ऑप्शन, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन में फर्स्ट है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता को आवश्यकता कौन सी है जो लिखे मौखिक रूप से, ठीक है, आपको मौखिक रूप से बताना कि जो बच्चा मौखिक रूप से नहीं बोल पा रहा या फिर शब्दों ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा या फिर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा, कौन सा इनमें से। डिसकैलकुलिया आपका मैथ से होगा, ठीक है, डिसग्राफिया आपका लिखने से होगा, आपका बच्चा अफेजिया और डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, अफेजिया, मौखिक रूप से आवश्यकता को दर्शा रहा, ठीक है, सीखने की। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संवेगों का शिक्षा में उपयोग संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। अब तीन महत्वपूर्ण है, एक नहीं है। बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इमोशंस का। दूसरा ऑप्शन है बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, सेकंड ऑप्शन भी आपको ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका बालकों को असभ्य बनाना, देखो असभ्य नहीं बनाना, इमोशंस इस चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं कि बच्चे को असभ्य बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है बालकों को विशिष्ट मतलब शिष्ट बनाना, तो ये ऑप्शन भी आपको ठीक है ना, शिष्ट बनाना। तो यहाँ पर जो आपका जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अब टीचर क्या करें बच्चे को अनुभव देने के लिए, तो ये क्वेश्चन शायद पहली बात होगा, इसका ऑप्शन जो है थर्ड नंबर वो ठीक है यहाँ पर। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोर वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। अब आपने कोर वर्ग की यदि थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, औपचारिक चरण जो है उसका जो फोर्थ स्टेज है ना, कानून और लेवल दिया रखा जो कानून और व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है आपका पर औपचारिक चरण पांचवा, सामाजिक संविदा। और थर्ड ऑप्शन आपका पूर्व औपचारिक चरण पहला, दंड परिवर्तन। और फोर्थ ऑप्शन आपका पूर्व औपचारिक चरण दूसरा है व्यक्तिगता और विनिमय। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, औपचारिक चरण पहला कानून और व्यवस्था, ठीक है, काम इस तरीके से बनाया गया है, मतलब जो भी असाइनमेंट है उस तरीके से बनाया गया है कि कोई दूसरा बच्चा कोई तीसरे बच्चे से कॉपी ना कर सके, ठीक है, और हर बच्चा सही तरीके से सीख सके। तो एक व्यवस्था को शो कर रहा है कि बच्चा कोई दूसरे बच्चे की में से कॉपी नहीं करेगा इस तरीके से, ठीक है, कानून और ये जो कानून है वो बना रहे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वही ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पेडागोजी जो भी आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी है तो उन्हें जाके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।